ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस पर्टिकुलर यूनिट का नाम है मनी एंड बैंकिंग। ये जो मनी एंड बैंकिंग है ये हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से बोल रहे हैं। आपके बुक में मनी अलग चैप्टर होगा, बैंकिंग अलग चैप्टर होगा। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो केवल और केवल इसमें हम लोग मनी का पोर्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैंकिंग को देखेंगे। ओके, सो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि मनी है क्या, मनी का इन्वेंशन कैसे हुआ है। मनी का मतलब होता है, हम लोग नॉर्मल टर्म में माने तो पैसा है। अब पैसा एक ऐसा टर्म नहीं है जिसको मुझे बताना होगा कि भाई पैसा क्या होता है। पैसा एक ऐसी वस्तु होती है जिसके थ्रू हम लोग कुछ भी सामान को खरीद सकते हैं, अपने नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब बात ये आती है कि ये जो पैसे की हिस्ट्री है वो क्या है। क्या हम जन्म जन्म से, दैट मीन्स हजारों 5000 साल से क्या हम लोग पैसे का यूज कर रहे हैं क्या? द आंसर इज नो। पैसा रोल में आता है इंसान की जरूरतों के। जरूरतों का मतलब क्या? कोई भी इंसान कितना भी मेहनती क्यों ना हो, वो अपने आप से अपनी हर एक जरूरतों की चीज को खुद मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे कि आप अगर कहीं एक फार्मर हैं तो केवल और केवल आप अनाज उगा सकते हैं। अगर कहीं आपको दूसरे चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कपड़े की, जूते की, तो आपको दूसरे से एक्सचेंज करना होगा। सिमिलरली अगर कहीं आप जूता बना लेते हैं तो आपको अनाज बनाने नहीं आता होगा। ठीक है, तो इन चीजों के कारण क्या होती थी, हम लोगों को मनी की जरूरत पड़ती थी। लेकिन पहले तो मनी नहीं था, तो लोग क्या करते थे, अपने अनाज के बदले में जूते को एक्सचेंज कर लेते थे। अगर उनके पास राइस है तो उसके बदले में वो लोग क्या ले लेते थे, वीट ले लेते थे। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के बाद हमारा इवोल्यूशन होता है मनी का। तो पहले जो सिस्टम होता था जिसके थ्रू इंसान चीजों को एक्सचेंज करते थे, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हम लोग C2C इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? C2C इकोनॉमी, दैट मीन्स कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी। ये बार्टर सिस्टम एक ऐसा एक्सचेंज सिस्टम होता है जिसमें हम लोग गुड्स के बदले में गुड्स खरीदते हैं, या तो फिर गुड्स के बदले में सर्विस। जैसे कि मेरे को बाल काटना अच्छा आता है तो आप क्या करेंगे, आपके पास राइस है तो आप राइस मेरे पास लेके आएंगे और मैं आपके बदले में उसके बाल काट दूंगा। लेकिन ये जो बार्टर सिस्टम था ना, बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं था। क्यों सक्सेसफुल नहीं था? क्योंकि हमको हमारी जो वांट्स है वो बहुत ज्यादा होती, और वांट बहुत ज्यादा होने के कारण हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए था जिसके बदले में हम लोग सारी की सारी चीजों को एक्सचेंज कर ले। जैसे कि आज के डेट में क्या होने लगी थी, जैसे कि पुराने बार्टर सिस्टम में देखते हैं, अगर कहीं मेरे पास राइस और मेरे को गेहूं चाहिए तो मेरे को ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं हो, और दूसरी बात उस गेहूं वाले बंदे को राइस की भी जरूरत हो। अगर उसको राइस की जरूरत नहीं होगी तो फिर हमारा डील क्या होगा, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बार्टर सिस्टम में जैसे कि ये इस इमेज में देखिए, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे कि इस व्यक्ति के पास क्या है, एप्पल है, और इस व्यक्ति के पास क्या है, अपना चिकन है। तो हैन, अगर कहीं सामने वाले व्यक्ति को हैन की जरूरत है और इस बंदे को एप्पल की जरूरत है, इन दोनों के बीच में डील हो जाएगा। अगर आपको जूता चाहिए, आपके पास बैग है, तो इन दोनों का डील हो जाएगा। पर समस्या कब आती थी, जब आपको चिकन तो चाहिए लेकिन आपको इस सामने जिस बंदे के पास चिकन है उसको एप्पल की जरूरत नहीं है। तो इस कारण हमारा जो बार्टर सिस्टम था वो फेल हो गया था। बार्टर सिस्टम की 4 मुख्य लिमिटेशन हम लोगों के कोर्स में दी हुई है। वो 4 लिमिटेशन है। सबसे पहला, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। दूसरा जो है वो है कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा जो है लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, और चौथा जो है डेफर्ड, लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। इसको हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता था बार्टर सिस्टम में वो था डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट की कमी होना। दैट मीन्स लेट से ये बंदा है कौन, राम, और ये बंदा है कौन, श्याम। राम के पास टोमेटो रखे हुए हैं और इसको किस चीज की जरूरत है, शूज की जरूरत है। तो सबसे पहला काम राम जो करेगा वो ये करेगा कि भाई एक ऐसे बंदे को ढूंढेगा जिसके पास शूज हो। अब ये बंदा गया किसके पास, श्याम के पास। अब श्याम को बोलेगा कि हे श्याम, मुझे शूज की जरूरत है, तुम मुझे शूज दे दो। ठीक है, तो श्याम बोलेगा ठीक है ले जाओ, लेकिन मुझे इस शूज के बदले में मुझे बैग चाहिए। तो क्या राम के पास अभी बैग है क्या? नहीं, बैग नहीं है। इन दोनों के बीच में डील तभी हो पाएगी जब श्याम को टमाटो चाहिए होंगी और राम को किस चीज की जरूरत, राम को शूज मिल जाए।
तब जाके इनकी डील चलेगी। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना जिसके पास आपको जो चाहिए वो सामान हो, और जिस व्यक्ति के पास वो सामान हो वो व्यक्ति आपके पास जो सामान है उसको एक्सेप्ट करे, तो इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ऐसा हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, इसलिए बार्टर सिस्टम फेल हो गई। दूसरा जो चीज था वो था लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मेरे पास राइस है और आपके पास क्या रखी हुई है, काजू रखी हुई है। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि भाई एक काम करो, मैं आपको एक बोरी में राइस भर के दे रहा हूं, चावल भर के दे रहा हूं, आप मुझे एक बोरी काजू दे दो। तो आप बोलोगे पागल हूं क्या मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे, क्योंकि भाई ये जो काजू है इसकी ये मोर वैल्यूएबल है देन राइस। क्यों मोर वैल्यूएबल है, क्योंकि भाई इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है और ये कम प्रोड्यूस होता है, लेकिन राइस तो भरपूर प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि भाई मैं एक बोरी राइस के बदले में एक बोरी काजू नहीं दूंगा, मैं दूंगा बस आपको क्या दूंगा, केवल और केवल 1 kg दूंगा, जो भी अमाउंट हो सकता है। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भाई आप डिसाइड कैसे करोगे कि अगर कहीं सामने वाले बंदे को 1 किलो काजू की जरूरत है तो आप कितना राइस दोगे। तो दैट मीन्स कॉमन मेजर वैल्यू किसी भी चीज की नहीं थी। हो सकता है कि आज आपने उससे एक बोरी में खरीद लिया, दूसरी बार 2 बोरी मांग रहे हैं। तो ये समस्या थी किसकी, बार्टर सिस्टम की, कि कॉमन मेजर वैल्यू नहीं थी। आज के डेट में वो समस्या नहीं होती। आज के डेट में आप क्या करते हो, आज के डेट में काजू का डिफाइंड वैल्यू 1000 किलो, राइस का डिफाइंड वैल्यू है 50 रुपए किलो। तो अगर कहीं आपको काजू चाहिए तो आप और आपके पास राइस है तो एक काम करो, राइस को बेच दो, बेचने के बाद जो पैसा आएगा उस 1000 रुपए से क्या खरीद लो, काजू खरीद लो। लेकिन पहले इस चीज को मेजर कौन करेगा, भाई किसकी वैल्यू कम है, किसकी वैल्यू ज्यादा है, और ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है। तो ये दिक्कत आती थी। तीसरी जो दिक्कत आती थी वो आती थी स्टोर वैल्यू। देखिए, जब कभी भी कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका 2 मोटिव होता है, एक तो अभी करंट सर्वाइवल करना और दूसरा फ्यूचर को सिक्योर करना। जैसे कि आपके फादर भी अगर कहीं काम करते तो उनका एक मोटिव ये होता है कि ठीक है आज की जो जरूरतें हैं उसको फुलफिल कर ले, और दूसरा कल के डेट में आप जब बड़े हो जाएंगे आपको एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उसको क्या करके रखे, सेव करके रखे। लेकिन बार्टर सिस्टम में समस्या क्या थी पता है, बार्टर सिस्टम में तो आपको किस चीज को रखना है, अनाज को रखना है। अगर आप अनाज के प्रोड्यूसर हैं तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक पर्टिकुलर ईयर में आपने 100 टन ऑफ अनाज प्रोड्यूस कर लिया और कंज्यूम कर लिया मात्र 10 टन, और क्या बोल रहे हैं कि 90 टन को मैं क्या कर लेता हूं, सेव कर लेता हूं, अगले 10 साल के बाद यूज करूंगा। नहीं, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर कहीं आपने एक्सेस प्रोड्यूस किया हुआ है तो इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। स्टोर करेंगे तो फिर हो सकता है कि 6 महीने 1 साल के बाद क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो 3 समस्या हम लोगों ने देख लिया, एक तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दूसरा हम लोगों ने कॉमन मेजर वैल्यू, और तीसरा लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। अगली जो समस्या थी बार्टर सिस्टम की थी वो थी लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब होता है कि आपने सामान उधार में खरीद लिया और बोला कि मैं आपको 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद दूंगा। जैसे कि इत्तेफाक करिए, मेरे घर में शादी है, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक काम करो, तुम मुझे 10 किलो पोटैटो दे दो, क्योंकि मेरे घर में शादी है, तो फिर मान लेते हैं कि 100 किलो तुम मुझे पोटैटो दे दो। मैं अगले साल या तो फिर अगले महीने मैं इसकी जब खेती करूंगा तो फिर मैं आपको क्या दे दूंगा, पोटैटो दे दूंगा। अब हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब आपने जो मुझे पोटैटो दिए वो कितना अच्छा है, देखो कितना मुस्कुरा रहा है, इतने अच्छे वाले पोटैटो दिए। लेकिन क्या ये गारंटी है कि जो पोटैटो मैं 1 महीने के बाद प्रोड्यूस करूंगा या 6 महीने के बाद प्रोड्यूस करूंगा वो आपके पोटैटो जितने अच्छे होंगे? या आपने मुझे 100 किलो दिया हुआ है तो फिर मैं भी 100 किलो प्रोड्यूस करूं? नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, झगड़ा होगा। जैसे कि 6 महीने के बाद मेरे पोटैटो ऐसे उदास वाले प्रोड्यूस हो गए, तो इस बीच में क्या झगड़ा होने की ज्यादा संभावना है। तो पहले के जमाने में जब बार्टर सिस्टम चलता था तो बार्टर सिस्टम में आप डेफर्ड पेमेंट को प्रमोट नहीं कर पाते। ओके, तो इन सारी चीजों को दूर करने के लिए किस चीज का इन्वेंशन हुआ, मनी का इन्वेंशन हुआ। मनी का इन्वेंशन किस तरीके से हुआ, देखिए, सबसे पहले जो लोग चीजों को एक्सचेंज करते थे वो थ्रू अपने गुड्स करते थे। लेकिन गुड्स में समस्या क्या थी कि आप उसको लंबे समय तक रख नहीं सकते, डेफर्ड पेमेंट नहीं कर सकते। तो लोग क्या करने लगे, अपने सामान को एक्सचेंज करने लगे इन टर्म ऑफ गोल्ड। लोग क्या करते थे, अपने राइस को लेके जाते थे और उसके बदले में गोल्ड ले आते थे, गोल्ड लेते थे। अब गोल्ड आपके पास है, आपको जूते की जरूरत है तो गोल्ड दो, जूते लेके आ जाओ। लेकिन गोल्ड का भी एक समस्या था। गोल्ड का समस्या ये था कि भाई इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। कैरी करना मुश्किल, आप लेके जा रहे हैं, लोगों को पता चल गया कि आपके पास गोल्ड है तो फिर वो चोरी कर लेंगे।
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप एक काम करो, आपके पास जो भी गोल्ड है ना, उस गोल्ड को आप मेरे को दे दो, मैं उसके बदले में आपको प्रॉमिसरी नोट देता हूं, एक कागज का टुकड़ा जिसमें मैं साइन करके दे रहा हूं कि भाई इसकी वैल्यू आप जितना गोल्ड दिए हुए उसके वैल्यू के बराबर होगी। जैसे कि आपने 10,000 रुपए का गोल्ड दिया तो उसने बोला कि भाई ये ले 10,000 रुपए का प्रॉमिसरी नोट। एक काम करना, जब कभी भी तू पेमेंट करने जाएगा तो फिर उसको बोलना कि भाई 10,000 रुपए की वैल्यू ये रखता है। सामने वाला मना करेगा तो उसको बोलना कि भाई तू एक काम कर, इसको गवर्नमेंट के पास लेके जा, इसके बदले में वो तुझे गोल्ड लेके दे देगी। और उसी प्रॉमिसरी नोट को हम लोगों ने क्या बोला आज के डेट में, करेंसी या तो फिर मनी। तो मतलब मनी क्या है, मनी ये है कि भाई गवर्नमेंट गोल्ड की वजह कॉरस्पॉन्डिंग में क्या इशू कर दी, जो प्रॉमिसरी नोट जिसपे उन्होंने वादा किया कि कोई व्यक्ति अगर कहीं मेरे पास प्रॉमिसरी नोट लेके आएगा तो मैं उसको क्या दे दूंगी, गोल्ड दे दूंगी। तो पहले इस तरीके से मनी का शुरुआत हुआ। ओके, अब मनी बेसिकली हम लोगों को डेफिनेशन लिखने को आ जाए तो मनी का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, मनी कोई भी एक ऐसी चीज हो सकती है जिसको किस चीज के लिए यूज किया जाए, मेजर वैल्यू, मतलब चीजों की कीमत निकालने के लिए। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप की कीमत है 50,000 रुपए। ये पता कैसे चला, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन मेजर वैल्यू। दूसरा, वो मनी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको हर कोई एक्सेप्ट करे। कल के डेट पे जैसे कि आप इंडिया में रहते हो और आप इंडिया में रहते हुए आप ये नहीं बोल सकते सामान खरीदने जाए तो कोई दुकानदार आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं पैसे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। भाई आपको लीगली उस पैसे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। और इसके बाद फिर आती है स्टोर वैल्यू, पैसों को आप स्टोर करके रख सकते हो और डेफर्ड पेमेंट में यूज हो सकते हो। तो मनी कोई भी एक ऐसी चीज है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो, मतलब आप अपने सामान को पैसे के बदले में एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर वैल्यू वो आपकी वस्तु का या तो फिर आपके सर्विसेज का क्या निकाल के दे पाए कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, और उस पैसे को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मनी। ओके, अब बात आती है फंक्शन ऑफ मनी। यह आप लोगों के कोर्स में नहीं है, फिर भी जान लीजिए। जो हमारे डिसएडवांटेज या तो फिर लिमिटेशन थे हमारे किसके, बार्टर सिस्टम के, वही हमारा फंक्शन है मनी। दो मुख्य फंक्शन है और दो सेकेंडरी फंक्शन है, दो प्राइमरी फंक्शन है और दो सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है कि पैसा इस चीज का काम आना चाहिए कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, कि भाई कल के डेट में मुझे मेरा लैपटॉप बेचना है तो मेरे को लैपटॉप बेचने के बदले में आप मुझे मोबाइल मत दे दो, आप मुझे पैसे दो, अब मैं डिसाइड करूंगा कि इस पैसे का क्या होगा। तो फिर ये आ गया सबसे पहली बात क्या, यूज एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा प्राइमरी फंक्शन था कि यूज फॉर द मेजर वैल्यू, कि मैं चीजों की कीमत निकाल पाऊं। ओके, सेकेंडरी फंक्शन जो है, सेकेंडरी फंक्शन वो है यूज फॉर द स्टोर वैल्यू एंड डेफर्ड पेमेंट। दैट मीन्स पैसे का ये मुख्य काम नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा इस काम में आएगा कि भाई हम लोग उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। और दूसरा डेफर्ड पेमेंट में क्या होगा, वो यूज होगा। ओके, इसके बाद हमारे बुक में जो टॉपिक है वो है हमारा फॉर्म ऑफ मनी। फॉर्म ऑफ मनी का क्या मतलब होता है कि पैसे के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके का पैसा होता है। 4 तरीके के पैसे के बारे में हमारे बुक में बताया गया। एक था हमारा क्या, फिएट मनी, दूसरा फिड्यूशियरी मनी, तीसरा फुल बॉडीड मनी और चौथा क्रेडिट मनी। फिएट मनी का मतलब वो मनी होता है जिसको गवर्नमेंट ने या अपनी अथॉरिटी ने इशू किया हुआ है। जैसे कि अगर कहीं इंडिया के बारे में बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है कॉइन्स, सिक्के और दूसरे नोट्स, और इस कॉइन और नोट को एक्सेप्ट करने की जिम्मेदारी किसका होगा, पब्लिक का होगा। आप अगर कहीं इंडिया में है तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आपने जैसे कि सामने वाले को क्या दिया, 1,000 रुपए का नोट दिया, वहां से आपने चाय पिया, चाय पीने के बाद वो अगर कहीं आपको 900 रुपए दे रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तुम इसके बदले मुझे गोल्ड दो, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको अथॉरिटी या तो फिर ऑर्डर ने इशू किया गया है। ओके, अब इसके बाद फिर इन्होंने क्या बोला, वही लिखा, मनी इज इशूड बाय द अथॉरिटी और द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, और फिएट मनी इंक्लूड नोट्स एंड कॉइन व्हिच पीपल आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट है। ओके, सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पैसा जिसको आप और मैं एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों के बीच में एक ट्रस्ट स्टैब्लिश है। ट्रस्ट स्टैब्लिश का मतलब क्या हुआ, जैसे कि फिड्यूशियरी मनी में आता है हमारा चेक्स। जैसे कि अगर कहीं मैं आपको बोलूं कि भाई एक काम करो, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें चेक लिख के दे देता हूं, कितने रुपए का चेक लिख के दे देता हूं, 5,000 रुपए का चेक लिख के दे देता हूं।
इस चेक को तुम्हें 1 महीने के बाद बैंक में जाना और बैंक को तुमको पैसा दे देगा। तो ये आप क्यों एक्सेप्ट कर लोगे? क्योंकि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि मैं जाऊंगा तो फिर बैंक वाला पैसा दे देगा। लेकिन इसको एक्सेप्ट करना कोई लीगली बाउंड नहीं है। सामने वाला बंदा आपको मना कर सकता है कि मैं चेक नहीं लूंगा, मेरे को कैश ही लेना है। कि क्या पता कि आपने मेरे को चेक इशू कर दिया, आपके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं, फिर तो मुझे भटकना पड़ेगा ना। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जो मनी विच इज एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पे, इसको हम लोग फिड्यूशियरी मनी बोलेंगे। और जैसे कि इसमें बोला गया है कौन सा, चेक, चेक को हम लोग फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तीसरी जो चीज आती है वो आती है क्या, फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी एक ऐसा पैसा होता है जिसमें जो प्रायर टाइम में पैसे इशू होते थे हम लोग उसको फुल बॉडीड मनी बोलते थे, जिसमें कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों के दोनों बराबर है। जैसे कि ब्रिटिश टाइम में जो सिक्का इशू होता था 1 रुपए का, वो किसका इशू होता था? वो सिल्वर का रहता था, चांदी का सिक्का रहता था। और उस समय में जितना चांदी इस 1 रुपए के सिक्कों को बनाने में लगे हैं वो उसकी वैल्यू रहती थी कितनी, 1 रुपए की। तो दैट मीन्स ऐसा पैसा जिसमें कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों के दोनों बराबर होते हैं। पहले क्या होता था, हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, ईयर 2000 से लेकर 2004 तक लोग क्या करते थे, 2 रुपए के जो कॉइन रहते थे उसको कलेक्ट करने लगते थे और 2 रुपए के बदले में 3 रुपए देने लगते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उसमें जो मेटल होता था उस एक 2 रुपए के सिक्के से क्या बन जाता था, 2 ब्लेड बन जाते थे। और उस 2 ब्लेड को आप कितने रुपए में बेचोगे? 4 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए का फायदा होता था। लेकिन बाद में उन लोगों को जेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि आप रुपीस को मेल्ट नहीं कर सकते। ओके, तो ये होता है फुल बॉडी मनी जिसका कॉमोडिटी वैल्यू और मनी वैल्यू दोनों बराबर होते हैं। चौथी जो होती है मनी, उसका नाम है हम लोगों का क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी वो होता है जिसका कॉमोडिटी वैल्यू कम होता है लेकिन मनी वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे कि आज के डेट में जो नोट मिलते हैं आप लोगों को, जो कॉइन मिलते हैं 10 रुपए का सिक्का, उसकी कॉमोडिटी वैल्यू कम रहती है। दैट मीन्स उस मेटल को आप अगर कहीं पिघला दे और बेचे तो वो 10 रुपए के लायक नहीं होगा। या 1000 या 2000 रुपए का नोट, 2000 रुपए के नोट में क्या जो कपड़ा यूज हुआ है उसकी वैल्यू 2000 रुपए की होगी क्या? नहीं। तो फिर उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रेडिट, जिसमें मनी वैल्यू ज्यादा होता है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, बचा हुआ टॉपिक को हम लोग करेंगे कल। थैंक यू सो मच।